क्लास 11th हिंदी में। ये आपके संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है नागमती वियोग वर्णन। तो इसमें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, तो पहले आप इसको समझिए, इसके बाद आप अपनी फेयर नोटबुक में उतार लें। इस चैप्टर के जितने भी संदर्भ हो गए, जो मैं फर्स्ट संदर्भ लिखूंगी फर्स्ट व्याख्या का, वही सबके हो गए, ओनली इसी पार्ट के। तो मैं आपका सिर्फ एक संदर्भ लिख दूंगी और आपको और सबकी व्याख्या के संदर्भ आप ऊपर से देखकर लिख लेना। फर्स्ट लिखिएगा संदर्भ। संदर्भ लिखा जाता है पगदांश में, पगदांश लिखा जाता है। गद्यांश पूछा जाता है तो गद्यांश, श्लोक में पूछा जाता है तो प्रस्तुत श्लोक में। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पगदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित एवं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से अवतरित है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो होता है ना, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नागमती वियोग वर्णन जो है इसके रचयिता कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है मलिक मोहम्मद जायसी। किसी किसी से इसके संदर्भ याद नहीं होते, तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो इसके लिखने की ट्रिक है। सबसे पहले ऊपर पगदांश लिखा होगा कि प्रस्तुत पगदांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पगदांश हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हमारी किताब के हिंदी के काव्य, ये काव्य है वो कग है, तो काव्य लिखे आप काव्य खंड में संकलित मतलब काव्य खंड में है ये, एवं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित मतलब मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित इन्होंने लिखा है नागमती वियोग वर्णन शीर्षक जरूर लिखना है, पाठ से अवतरित है मतलब अवतरित है मतलब शीर्षक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग में लिखेंगे आप प्रस्तुत पद में नागमती की वीर्य अवस्था का वर्णन है। किसकी अवस्था का वर्णन किया गया है इसमें? नागमती के बारे में। उसके बाद लिखिएगा व्याख्या। कवि कहता है कि चित्तौड़ में रानी नागमती राजा रतन सेन के प्रयात गमन में मार्ग की ओर देखती हुई उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है और सोच रही थी कि मेरे प्रियतम यहाँ से एक बार क्या गए, उन्होंने लौटकर अपने आने का नाम तक नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी चतुर नारी के वश में हो गए हैं और उसने उनके हृदय में बसेरा बनकर मुझको छीन लिया है। वह तोता मेरे लिए काले तुल्य बनकर मेरे प्रियतम को मुझसे अलग करके ले गया। उस तोते को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे उसके स्थान पर मेरी जान ले लेता। वह तोता तो मेरे पति को उसी प्रकार सिद्ध हुआ जैसे राजा बलि के साथ वामन ने छल किया था, उनको स्वर्ण के स्थान पर पाताल भेज दिया था। जिस प्रकार इंद्र ने छल करते हुए कर्ण को उसके बाणों को ले लिया था, उसी प्रकार इस तोते ने मुझसे छल किया। फिर लिखेंगे राजा गोपीचंद्र राजसी वैभवों के उपभोग में निगमन रहते थे, किंतु जिस प्रकार जलंधर योगी अपने साथ बुला ले गया था उसी प्रकार इस तोते ने किया। वह तोता मेरे प्रियतम को अपने साथ लेकर ऐसे गायब हो गया जैसे कृष्ण के वियोग में गोपियों का जीवन चक्र दुष्कर हो गया था। नागमती विलाप सा करते हुए कहने लगी कि अरे तोते, तूने हमारी सारसों जैसी जोड़ी को बहेलिया का रूप धारण करके भंग किया है। तूने तो मुझे ऐसा वीर्य काल दिया है जिससे मेरा शरीर सूख सूख कर कंकाल हो गया है। फिर इसका काव्य सौंदर्य लिखना मोस्ट होता है, तो इसमें लिखेंगे भाषा, अवधि, अलंकार, दुशांत और रूपक, रस, वियोग श्रृंगार है, छंद, चौपाई एवं दोहा है। हमारा जो चैनल वो कक्षा 9 से लेकर 12 वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सेकंड है प्यू वियोग गा भागी। नंबर व्याख्या में लिखना है। इसका संदर्भ में भी यही है कि नागमती की वीरावस्था का वर्णन किया गया है। प्रसंग में लिखना है इसके, और इसका जो संदर्भ होगा वो पूर्वत होगा मतलब इसी चैप्टर का जो मैंने अभी आपको पहले संदर्भ कराया था, जो संदर्भ मैंने पहले कराया है यही इस चैप्टर के सारे जितनी भी व्याख्या आएगी सब में यही संदर्भ लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। इसमें आप लिखेंगे पति के वियोग में नागमती का जी ऐसा बावला हो गया था कि वे पपीहे की तरह प्रतिदिन पीड़ पू रटने लगी थी। काम वासना भी उसे अत्यधिक जला रही थी। वे सुगमा श्रीरामन प्रियतम के रूप में उसका प्राण ही हर ले गया। वीरे का बाढ़ उसे ऐसा लगा कि वे हिल डुल भी ना सकी और उसके शरीर से रक्त पसीने के रूप में निकला और उससे उसकी चोली भीग गई। उसका हृदय सूख गया
और इसे हार भी बेचैन लगने लगी। उसकी सब नाड़ियां काँप काँप कर प्राण त्यागने लगी। एक ऋण के लिए उसके पेट में सांसें आती थी और फिर चली जाती थी, जिससे उन्हें उदासी प्राप्त हो जाती थी। फिर लिखेंगे, मुझे मेरे प्रियतम की आवाज़ कौन सुनाएगा। कवि कहते हैं कि नागमती के मुख से जो विरह की आह निकल रही है, उससे ज्वाला जल उठी है तथा शरीर में जो जीव रूपी हंस था उसके पंख जलने लगे हैं और वह उड़ने को हो गया है। अर्थात विरह को वजह से नागमती के प्राण शरीर से निकल जाना चाहते हैं। फिर काव्य सौंदर्य लिखेगा। काव्य सौंदर्य में इसका भाषा इसमें अवधि है, अलंकार उपमा है, रस वियोग श्रृंगार है और इसमें छंद दोहा और चौपाई छंद दिया गया है। इसकी 3rd नंबर की व्याख्या है, पाठ महोदय पलूहंत। इसका भी संदर्भ पूर्व संदर्भ है, जो मैंने पहले आपको संदर्भ लिखवा दिया। आप ये मत कहना कि मैं आपको संदर्भ नहीं लिखवा रहा, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो इसका संदर्भ होगा वो फर्स्ट वाला ही होगा। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में नागमती की सखियों द्वारा उन्हें समझाने का वर्णन है। व्याख्या, नागमती को समझाते हुए उनकी सखियाँ कहती है कि हे महारानी, आप इस प्रकार हिम्मत मत हारिए। अक्षितु हृदय में सोच विचार कर अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए। हे महारानी, आप ये विश्वास रखिए कि जिस प्रकार भोरा कमल के पास जाकर भी अंत मालती के प्रेम का स्मरण करके उसके पास लौट आता है, उसी प्रकार आपके पति भी आपके पास आएंगे। जिस प्रकार पपीहे को स्थिति नक्शों से प्रेम होता है, इसलिए वे अपनी प्यास को सहकर अपने मन में धैर्य धारण कर लेता है, उसी प्रकार आप भी धैर्य धारण कीजिए। जिस प्रकार पृथ्वी आकाश को प्रेम भाव में निगमन रहती है, तो आकाश उसको वर्षा में जल से ओत-प्रोत कर देता है, उसी प्रकार तुम भी अतः स्वपति का स्नेह प्राप्त करोगी। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में पुनः वही बसंत ऋतु आएगी, जिसमें समस्त प्रकार के सुख सुख भोग होगे और तुम्हारे पति रूप भ्रमर द्वारा लता रूप तुम्हारा मकर कंद पान किया जाएगा। हे महारानी, आप अपना हृदय और मन इस प्रकार क्यों दुखी और खट्टा कर रही है। ठीक है, आपको इसमें इतना लिखना है। अब इसके 4th नंबर की व्याख्या आ जाती है। अभी ये इसका काव्य सौंदर्य से काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, भाषा इसमें अवधि दी गई है, छंद इसमें दोहा और एवं चौपाई है। उसके बाद रस है इसमें वियोग श्रृंगार और अलंकार है इसमें रूपक अनुप्रास। नंबर 4 पे जो आपको दिया है वो है चढ़ा आषाढ़ भूला सर्व। क्या है? चढ़ा आषाढ़ भूला सर्व। इसमें आपको लिखना है व्याख्या में इसका जो वो है संदर्भ वो पहले वाला है और इसकी जो व्याख्या प्रसंग आप इसमें से छाट कर लिखना कि ये किसके बारे में बताया गया है। और अगर आपसे नहीं पता हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। तो आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? व्याख्या लिखना आपको, आषाढ़ का महीना आया तो आकाश में बादलों की गर्जन होने लगी, जो नागमती को ऐसी प्रतीत हुई कि विरह में युद्ध की तैयारी किया है और उसकी सेना में नगाड़ा बजाया है। धमेले काले और भूरे रंग के बादल आकाश में दौड़ने लगे हैं और उनमें उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियां उनकी ध्वजाओं जैसी प्रतीत होने लगी। खड़ग रूपी बिजली चारों ओर चमकने लगी और वर्षा की बूंद रूपी बाड़ों की घनघोर वर्षा होने लगी। आप इतना लिख लेंगे पहले कि इतना ये देख के लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, चारों ओर चमड़ी हुई घटाएं पृथ्वी पर झुकी हुई सी प्रतीत होती है, जिन्हें देखकर मेरी कामोत्तेजना और भी अधिक बढ़ उठी है। हे प्रियतम, आप शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझको कामदेव की सेना में घेरा हुआ है। मेंढक मयूर और कोमल के शब्द तो मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मेरे हृदय का वेदे डाल रहे हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब तो पुण्य नक्षत्र सिर पर आ गया है,
जो इस बात का प्रतीक है कि और भी अधिक वर्षा होगी। इतना लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे आप, मेरे तो पति भी यहाँ नहीं है, अतः मेरा भवन कौन छवाएगा। अब तो आधा नक्शा लग गया है, बिजली चमककर भूमि को स्पर्श करने लगी है। अब मुझे मेरे पति के कौन सम्मान देगा। नागमती कहती है कि जिन स्त्रियों के पति उनके घर में है वे गर्व और गौरव की भावना से अभिभूत है, जबकि मेरे प्रियतम तो बाहर है, इसलिए मैं सब सुखों को भूल चुकी हूँ। आप साथ साथ में इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना। जो मैंने आपको थर्ड वाला कराया ना, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस थर्ड वाले में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप ही देख लीजिए। थर्ड के बाद यहाँ था लास्ट, खट्टा कर रही है, तो उसके बाद ना आपको ये जो मैंने आपको ये बताया था काव्यगत सौंदर्य, ये गलत है। पहले आपको इसके बाद ये लिखना है। ये लिखेगा आप पहले, आप ये सोचकर धैर्य क्यों नहीं धारण करती। एक बार आप देख लीजिए, ये थर्ड का ही है, थर्ड के आगे का है ये। आप ये सोचकर धैर्य क्यों नहीं धारण करती कि गर्मी में जले हुए वृक्ष बसंत ऋतु के आगमन से पुनः हरे हो उठते हैं। तीसरे का है, गर्मी में जले हुए वृक्ष बसंत ऋतु को आगमन से पुनः हरे हो उठते हैं। यदि 10 दिन तक जल सूख भी जाता है, अर्थात आपके पिता से मिलन नहीं भी हो पाता, तो क्या हुआ, क्योंकि बाद में तो वही सरोवर और हंस होंगे, अर्थात तुम्हारा मिलन होकर ही रहेगा। हे महारानी, आप इस तथ्य को भी मत भूलिए कि वियोग के बाद मिलन की आशा बहुत अधिक बढ़ जाया करती है और बिछड़े हुए पति बड़े ही उल्लासपूर्वक मिलते हैं, जैसे मृगशिरा नक्षों से में जो बोधे गर्मी को सहन करते हैं, वही धैर्य आधा नक्श में पुक्षित और पल्लवित हो उठते हैं। ये किसका है, थर्ड का है। पेन चल रही है। इसकी भाषा है अवधि, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, रस शांत है इसमें। और ये 4 नंबर का जो था, चढ़ा हुआ आषाढ़ भूरा सर्प, इसका काव्य का सौंदर्य है ये। भाषा अवधि, छंद, दोहा एवं चुपाई, रस, वियोग, श्रृंगार, अलंकार, रूपक, अनुप्रास। फिर ये 5 नंबर पर सावन बरस, पावन ना पोग प्रसंग। इसका सावन महीने के आगमन पर नागमती का वीरावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या, सावन महीने के आगमन पर जोरदार वर्षा होने लगी। एक ओर तो मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, जबकि बेचारी नागमती वीर्य से झुलसती जा रही थी। नागमती सोचने लगी कि पुनर्वस नामक नक्श लग गया, किंतु अब तक मुझे अपने पति के दर्शन नहीं हुए। ये सोचकर मैं बावली हो चुकी हूँ कि न जाने मेरे प्रियतम कहाँ रह रहे हैं। मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू भूमि पर टूट टूट कर गिरते हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वीर बहुटियां मेरी सखियों ने अपने अपने प्रियतम के साथ हिंडोले डाले हुए हैं। पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छाई हुई है, जबकि उन्होंने भी कुसुम्बी रंग के चोले धारण किए हुए हैं। सखियों को अपने प्रियतम के साथ हिंडोले पर झूलते देखकर मेरा मन भी झूमने लगता है और झकझोर होकर सारा वियोग भूल जाता हूँ। मुझे अपने पति से मिलन का मार्ग बड़ा ही अदृश्य, अथाह और गंभीर लग रहा है, और मेरा हृदय बावला इधर उधर है घूम रहा है। जहाँ तक भी पृथ्वी दिखाई पड़ती है, वह जल में डूबी हुई ऐसी घनघोर वर्षा काल में, जहाँ चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। मेरी जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला नाविक पति के अभाव में और कौन हो सकता है। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मेरे और तुम्हारे मध्य अनेक आगमय पर्वत और समुद्र तथा बिहड़ वनों और संगन डाक के वनों का अंतराल है। मैं आपसे कैसे मिलूं, क्योंकि ना तो पैर ही है और ना पंख ही है, जिनकी सहायता से मैं उड़कर आपसे आ मिलूं। काव्य सौंदर्य इसका भाषा अवधि है, रूप, वियोग, श्रृंगार, छंद, दोहा एवं चौपाई, अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। यहाँ ये कंप्लीट हो गया हमारा चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें।